नमस्कार और हमारी आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज का सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स आखिर है क्या? पर इसका जवाब वो एक पूरी कहानी है, एक सफर है। ये सिर्फ पैसे या स्टॉक मार्केट का हिसाब किताब नहीं है। हमारे पास आज 5 बड़े अर्थशास्त्रियों के विचार हैं और इन लोगों ने इस एक सवाल का जवाब देने के लिए पूरी की पूरी सोच को ही बदल दिया। तो आज हम इसी विकास यात्रा को जरा गहराई से समझेंगे कि कैसे अर्थशास्त्र की परिभाषा राष्ट्रों के सोने से भरे खजानों से शुरू हुई और आम इंसान की भलाई और फिर आखिर में हर व्यक्ति की अपनी जिंदगी चुनने की आजादी तक पहुंची। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। एडम स्मिथ के कारखानों और व्यापारिक जहाजों की दुनिया से अमर्त्य सेन की शिक्षा और स्वतंत्रता की दुनिया तक देखते हैं ये सब कैसे बदला। तो शुरुआत करते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ से। समय है 18वीं सदी का। औद्योगिक क्रांति बस शुरू ही हो रही है और स्मिथ का सारा ध्यान बस एक चीज पर था, धन। उन्होंने कहा अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों का अध्ययन है। जब हम ये सुनते तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्री और एक्चुअल सोने के सिक्कों के ढेर और बंदरगाहों पर खड़े व्यापारिक जहाज, सब कुछ बहुत बड़े पैमाने पर है। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि उस समय के हिसाब से ये विचार कितना क्रांतिकारी था। स्मिथ से पहले ज्यादातर देश वो मर्केंटाइलिज्म की सोच पर चलते थे। उनका मानना था कि दुनिया में सोना और धन सीमित है। हाँ। अगर एक देश को अमीर बनना है तो उसे दूसरे देश से सोना छीनना होगा या व्यापार में उसे घाटा पहुंचाना होगा। करेक्ट। ये एक जीरो सम गेम था, किसी की जीत तो किसी की हार। अमीर बनने का एक ही तरीका था कि दूसरे को गरीब करो। ठीक यही स्मिथ ने आकर इस पूरी सोच को ही पलट दिया। उन्होंने कहा नहीं, धन सीमित नहीं है, हम असल में नया धन बना सकते हैं। ये उस समय के लिए एक आहा मोमेंट जैसा था। उन्होंने कहा कि जब लोग मेहनत करते हैं, चीजों का उत्पादन करते हैं और देश आपस में खुलकर व्यापार करते हैं, तो वो असल में दुनिया में धन की मात्रा बढ़ा रहे होते हैं। ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। इसी एक सोच ने, आप कह सकते हैं, कि दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने मुक्त बाजार की नींव रखी। लेकिन एक सवाल आता है मन में। स्मिथ के समय में जहां समाज में इतनी असमानता थी, राजशाही थी, जमींदारी थी, क्या ये विचार प्रैक्टिकल था कि कोई भी मेहनत करके धन बना सकता है, या ये सिद्धांत असल में सिर्फ उस नए उभरते हुए उद्योगपति वर्ग के लिए ही फायदेमंद था? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। और हाँ, आलोचक यही कहते हैं कि स्मिथ का अदृश्य हाथ वाला सिद्धांत वो उस समय के शक्तिशाली लोगों के पक्ष में ज्यादा काम करता था। लेकिन हमें उनके विचार का जो मूल सार है उसे समझना होगा। उन्होंने पहली बार आर्थिक प्रगति का एक ऐसा ब्लूप्रिंट दिया जो लूट पर नहीं बल्कि उत्पादन पर आधारित था। उन्होंने सरकारों से कहा कि खजाना भरने के बजाय एक ऐसा माहौल बनाओ जहां व्यापार और उद्योग फल फूल सकें। स्मिथ की दुनिया में एक सफल देश वो है जिसके कारखाने चल रहे हैं और व्यापार बढ़ रहा है। पर हाँ, उनकी इस भव्य तस्वीर में एक चीज कहीं खो सी गई थी। और वो क्या थी? आम इंसान। स्मिथ की दुनिया में एक सवाल अधूरा रह गया। अगर देश अमीर हो रहे हैं तो क्या उस देश में रहने वाले आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर हो रही है? और ठीक यही सवाल अल्फ्रेड मार्शल के काम का केंद्र बना। तो यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। अल्फ्रेड मार्शल ने अर्थशास्त्र के फोकस को राष्ट्र से हटाकर व्यक्ति पर ला दिया। उनकी परिभाषा थी, अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का अध्ययन है। ये सुनने में बहुत सरल और मानवीय लगता है ना? अब तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। सोने के सिक्कों की जगह हमें बाजार में खरीदारी करते लोग, अपने काम पर जाते कर्मचारी और घर का बजट बनाते परिवार नजर आते हैं। यह एक जबरदस्त वैचारिक बदलाव था। मार्शल कह रहे थे कि अर्थशास्त्र कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो सिर्फ राजाओं और मंत्रियों के लिए हो। यह हर आम इंसान के बारे में है। ये समझने की कोशिश है कि लोग कमाते कैसे हैं और उस कमाई को अपनी जरूरतों और इच्छाओं पर खर्च कैसे करते हैं। यही पहली बार कल्याण या वेलफेयर का विचार अर्थशास्त्र के केंद्र में आया। सवाल ये नहीं रहा कि देश के पास कितना सोना है, बल्कि ये बन गया कि क्या देश के लोग एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं। अच्छा, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि मार्शल के लिए धन जरूरी नहीं था? ये एक तरह से स्मिथ के विचारों को नकारना था? नहीं, नकारना नहीं, बल्कि उसे एक नया आयाम देना था। मार्शल के लिए धन बहुत जरूरी था,
लेकिन वो अंतिम लक्ष्य नहीं था, वो कल्याण तक पहुंचने का एक साधन मात्र था। उनके लिए असली मकसद मानव कल्याण था। वे ये समझना चाहते थे कि आर्थिक गतिविधियां जैसे उत्पादन और उपभोग लोगों की भलाई में कैसे योगदान देती हैं। इसी वजह से उनकी परिभाषा को कल्याण की परिभाषा कहा जाता है। इसने अर्थशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित किया। ठीक है, तो स्मिथ ने धन पर फोकस किया और मार्शल ने उसे मानव कल्याण से जोड़ दिया। लेकिन मार्शल की परिभाषा सुनने में थोड़ी अस्पष्ट सी लगती है। जीवन का सामान्य व्यवसाय या कल्याण, इनको मापा कैसे जाए? ये तो बहुत व्यक्तिपरक लगता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही मार्शल की परिभाषा की सबसे बड़ी आलोचना थी। यह वैज्ञानिक रूप से सटीक नहीं थी और इसी कमी को दूर करने के लिए कहानी में एंट्री होती है लियोनेल रॉबिन्स की, जिन्होंने अर्थशास्त्र को एक कठोर वैज्ञानिक आधार दिया। उनकी परिभाषा को आज भी सबसे आधुनिक माना जाता है। रॉबिन्स ने आकर कहा, अर्थशास्त्र वो विज्ञान है जो लक्ष्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। ये सुनने में थोड़ा जटिल है, लेकिन इसका सार एक शब्द में है, दुर्लभता, स्कार्सिटी। सीधी भाषा में कहें तो हमारी इच्छाएं तो असीमित हैं, पर उन्हें पूरा करने के साधन जैसे पैसा, समय, ऊर्जा, वो सीमित हैं और इसी वजह से हमें हमेशा चुनाव करना पड़ता है। चॉइस, यही चुनाव अर्थशास्त्र का दिल है। बिल्कुल, और यही इस परिभाषा की खूबसूरती है। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सार्वभौमिक बना दिया। अब ये सिर्फ पैसे या सामान तक सीमित नहीं रहा, ये हर उस स्थिति पर लागू होता है जहां चुनाव करना है। जैसे मान लीजिए किसी के पास नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार तीनों के सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे नहीं है, तो उसे चुनाव करना पड़ेगा। ये उसकी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र की समस्या है। या एक विद्यार्थी जिसके पास परीक्षा से पहले सिर्फ 3 घंटे हैं, ये 3 घंटे उसका दुर्लभ संसाधन है। अब उसे चुनाव करना है कि वो कौन सा विषय पढ़े। ये भी एक आर्थिक निर्णय है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है। इसने अर्थशास्त्र का दायरा बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। लेकिन रॉबिन्स की परिभाषा बहुत तार्किक और सटीक लगती है, पर क्या ये अर्थशास्त्र को बहुत ठंडा और मशीनी नहीं बना देती? इसमें से वो इंसानियत और कल्याण की भावना तो जैसे गायब ही हो गई। ये तो बस एक गणितीय समस्या को हल करने जैसा लगता है। ये एक बहुत वैध आलोचना है। रॉबिन्स ने जानबूझकर अर्थशास्त्र को नैतिकता और मूल्यों से अलग किया है। उनका मानना था कि एक अर्थशास्त्री का काम ये बताना नहीं है कि क्या होना चाहिए, बल्कि सिर्फ ये विश्लेषण करना है कि क्या है। उनका उद्देश्य अर्थशास्त्र को एक विशुद्ध विज्ञान बनाना था, जैसे भौतिकी या रसायन शास्त्र। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक विश्लेषणात्मक ढांचा दिया। इस परिभाषा में 3 स्तंभ हैं: असीमित इच्छाएं, दुर्लभ साधन और उन साधनों का वैकल्पिक उपयोग। जहां ये तीनों मिलते हैं, वहां चुनाव की समस्या पैदा होती है और वहीं से अर्थशास्त्र शुरू होता है। रॉबिन्स ने हमें एक बहुत मजबूत नींव दी, लेकिन ये एक तरह से किसी एक समय पर लिए गए फैसले का स्नैपशॉट जैसा लगता है। इसमें भविष्य का क्या, समय के साथ चीजें कैसे बदलती हैं, इसका क्या? बेहतरीन पॉइंट। रॉबिन्स की परिभाषा एक स्थिर तस्वीर खींचती थी और इसी में एक और परत जोड़ी नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल सैमुएल्सन ने। उन्होंने रॉबिन्स की नींव पर ही एक गतिशील, चलती फिरती इमारत खड़ी की। सैमुएल्सन ने कहा, अर्थशास्त्र इस बात का अध्ययन है कि लोग और समाज समय के साथ वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए दुर्लभ संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। यहाँ ये 3 शब्द समय के साथ, ओवर टाइम, सब कुछ बदल देते हैं। अब तस्वीर भविष्य की ओर इशारा कर रही है। हमें ऊपर जाते विकास के चार्ट्स, नई तकनीकें जी और भविष्य के लिए की जा रही योजनाएं दिखती हैं। सही कहा। सैमुएल्सन ने रॉबिन्स की दुर्लभता की परिभाषा में गतिशीलता यानी डायनामिज्म जोड़ दिया। उनका कहना था कि अर्थशास्त्र सिर्फ आज सही चुनाव करने के बारे में नहीं है। हम जो चुनाव आज करते हैं उसका सीधा असर हमारे भविष्य पर पड़ता है। जैसे एक देश ये चुनाव कर सकता है कि वो अपने सारे दुर्लभ संसाधन आज ही उपभोग कर लें या फिर उनका एक हिस्सा सड़कों, स्कूलों और नई टेक्नोलॉजी में निवेश करें ताकि भविष्य में उसकी उत्पादन क्षमता बढ़ सके। मतलब ये आज की खपत और भविष्य के निवेश के बीच चुनाव करने जैसा है। बिल्कुल। यहीं से आर्थिक विकास और आर्थिक नियोजन जैसे विचार अर्थशास्त्र के केंद्र में आ गए।
सैमुअल्सन का काम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के दौर में बहुत प्रभावशाली हुआ, जब बहुत से देश अपनी अर्थव्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण कर रहे थे और भारत जैसे नए आजाद हुए देश पंचवर्षीय योजनाएं बना रहे थे। उन्होंने अर्थशास्त्र को भविष्योन्मुखी बनाया। ये एक बहुत जरूरी पड़ाव था, लेकिन यहाँ भी फोकस विकास और उत्पादन पर है, जो अंत में तो संख्याएं ही हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट, प्रति व्यक्ति आय। और ये हमें हमारी यात्रा के सबसे हाल के और शायद सबसे गहरे पड़ाव तक ले आता है, जो भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का है। उन्होंने अर्थशास्त्र को एक बार फिर इंसानियत की ओर मोड़ दिया। सेन की परिभाषा कहती है, अर्थशास्त्र का संबंध मानव कल्याण और स्वतंत्रता की वृद्धि से है। यह पिछले सभी विचारों से एक बहुत बड़ी छलांग है। यह सिर्फ धन, उत्पादन या विकास दर के बारे में नहीं है। अब हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसर, इन सब के बारे में बात कर रहे हैं। ये वास्तव में एक दार्शनिक विकास है। सेन का मूल तर्क ये है कि आय, धन, संसाधन ये सब केवल साधन है, अंतिम लक्ष्य नहीं। असली लक्ष्य है मानव का विकास। लेकिन वे विकास को सिर्फ ज्यादा पैसे से नहीं मापते हैं। वे इसे क्षमताओं यानी कैपेबिलिटीज और स्वतंत्रता यानी फ्रीडम से मापते हैं। एक मिनट, ये सुनने में थोड़ा अकादमिक और आदर्शवादी सा लगता है। क्षमता और स्वतंत्रता का असल दुनिया में क्या मतलब है? क्या इसे लागू किया जा सकता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 देश हैं, दोनों की प्रति व्यक्ति आय बिल्कुल बराबर है। सैमुअल्सन के नजरिए से शायद दोनों बराबर विकसित हैं, लेकिन सेन पूछेंगे, देश ए में हर बच्चे को स्कूल जाने और अच्छी स्वास्थ्य सेवा पाने का अवसर है और लोगों को अपनी सरकार चुनने और उसकी आलोचना करने की आज़ादी है। वहीं देश बी में ये सब नहीं है, खासकर महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए। तो सेन के अनुसार देश ए कहीं ज्यादा विकसित है, भले ही उसकी जीडीपी देश बी के बराबर हो। विकास का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी से जीने की असली आजादी है। तो उनके विचारों का क्या कोई वास्तविक प्रभाव पड़ा, या ये सिर्फ किताबों तक ही सीमित रहा? के कारण यूनाइटेड नेशंस ने विकास को मापने का अपना तरीका ही बदल दिया है। 1990 से वो सिर्फ जीडीपी नहीं मापते, बल्कि हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जारी करते हैं, जिसमें प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य को भी बराबर का महत्व दिया जाता है। ये सीधे तौर पर सेन की क्षमता वाली सोच का नतीजा है। उन्होंने विकास की पूरी बहस को चीजों से हटाकर इंसानों पर केंद्रित कर दिया। कमाल है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? हमने अर्थशास्त्र की एक अद्भुत यात्रा देखी है। ये एडम स्मिथ के राष्ट्रीय खजानों के अध्ययन से शुरू हुई, लियोनेल रॉबिन्स के दुर्लभता और चुनाव के कठोर विज्ञान तक पहुंची, और फिर अमर्त्य सेन के मानव स्वतंत्रता के विचार पर आकर ठहरी। ये यात्रा हमें दिखाती है कि अर्थशास्त्र कोई पत्थर की लकीर वाला विज्ञान नहीं है। ये एक जीवित, सांस लेता हुआ क्षेत्र है, जो समय के सबसे जरूरी सवालों के जवाब देने के लिए खुद को लगातार बदलता है। 18वीं सदी का सवाल था, देश अमीर कैसे बने? 20वीं सदी का सवाल था, हम सीमित संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग कैसे करें? और आज का सवाल है, हम एक ऐसी दुनिया कैसे बनाएं जहां हर इंसान एक सार्थक और स्वतंत्र जीवन जी सके? हर परिभाषा इन सवालों को देखने के लिए एक अलग चश्मा देती है। सुनने वालों के लिए एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। ये साफ है कि समय के साथ अर्थशास्त्र की सोच ज्यादा से ज्यादा मानव केंद्रित हुई है। आज हम 21वीं सदी की बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, बढ़ती असमानता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समाज पर प्रभाव। इन चुनौतियों को देखते हुए अर्थशास्त्र की अगली परिभाषा क्या हो सकती है? इसका मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए? शायद धरती का स्वास्थ्य, या शायद मानसिक कल्याण? ये सोचने वाला सवाल